दोस्तों, ये साल 1971 की एक घटना है जो आज तक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा विचित्र केस जो इससे पहले न कभी हुआ था और ना शायद आगे कभी होगा। एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में तहलका मचा कर रख दिया। वह पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? पकड़ना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर का रत्ती बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। इस इंटरेस्टिंग किस्से की शुरुआत 24 नवंबर 1970 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट के पास हुई। एक आदमी जो पहनावे से बिजनेसमैन लग रहा था, हाथ में ब्रीफकेस, बढ़िया सूट बूट पहना वो आदमी पोर्टलैंड से सिएटल की एक टिकट बुक करवाता है और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। यह उन दिनों की बात है जब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी प्रकार की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। आप बस फ्लाइट के उड़ने से 10 मिनट पहले भी अगर पहुंच जाते थे तो आपको आराम से चेक इन करवा दिया जाता था। आज की तरह नहीं कि आपको 2 घंटे पहले ही रिपोर्ट करना पड़ता है। यह नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था जिसको 50 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। चश्मा पहने एक व्यक्ति जिसका नाम डैन कूपर, जिसके हाथ में एक शानदार ब्रीफकेस था, यह पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक जॉनी वॉकर ड्रिंक ऑर्डर करी और अपनी बाईं तरफ की जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि 70 के दशक में फ्लाइट में स्मोकिंग करना सामान्य बात थी। ठीक दोपहर 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक चिट्ठी पकड़ा दी। इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शेफनर था। उसने जब वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा खास क्या लिखा था, चलिए आपको बताता हूँ। उसमें लिखा था कि मोहतरमा, मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शेफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक मौजूद थी और साथ में एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इसका सीधा मतलब यह था कि अब यह हवाई जहाज हाईजैक हो चुका था। डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी। नंबर 1, उसको शाम 5 बजे से पहले $2 लाख चाहिए। नंबर 2, उसको 2 पैराशूट चाहिए। नंबर 3, उसको सिएटल एयरपोर्ट पर एक जहाज में ईंधन भरने वाला ट्रक रेडी चाहिए। अपनी डिमांड्स के बाद में उसने फ्लोरेंस ऑफनर के कान में धीरे से कहा कि अगर कोई भी गलती हुई तो मैं ये बॉम्ब उसी वक्त ब्लास्ट कर दूंगा। इस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक्य का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब उन सब की जान खतरे में पड़ चुकी थी। फ्लोरेंस ऑफनर डैन कूपर की सारी डिमांड लेकर जहाज के कैप्टन के पास गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। उसी जहाज में उस समय एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलो था, वो एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई।
जो पायलट और डैन कूपर के बीच मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। आपको याद दिला दूं, यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो पैसे के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और एफबीआई ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। सिक्योरिटी अथॉरिटी को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनट में ही सिएटल में लैंड करना था, वह अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर काटती रही और दूसरे 35 पैसेंजर जो इस सारे वाक़ये से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से प्लेन लैंडिंग होने में देरी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज कर दी गई। आखिर शाम 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट थमा दिए गए और साथ ही जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने को कहा। इस सारे काम को पूरा होते होते रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मैकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजे। वह चाहता था कि लैंडिंग गियर और फ्लैग्स खुले रहने चाहिए, एल्टीट्यूड 10,000 फीट और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। इसलिए पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, या तो आप रेनो में उतरें या फिनिक्स में उतरें, क्योंकि वहाँ से बीच में फ्यूल हमें लेना ज़रूरी है, डायरेक्ट यह फ्लाइट मैक्सिको तक नहीं जा पाएगी। तब डैन कूपर ने रेनो के लिए हामी भर ली। दूसरी तरफ लोकल और सेंट्रल अथॉरिटीज़ भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना कर दिया गया, लेकिन वह इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रेनो की तरफ बढ़े जा रहा था। उसी समय डैन कूपर ने पास बैठी टीना मैकलो को कॉकपिट में जाने के लिए कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, पिछले 50 सालों से वो आज तक भी रहस्य बना हुआ है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रेनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही डैन कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिला। ना सिर्फ जहाज में, इस वाक़ये के बाद डैन कूपर का भी कहीं कोई अता पता नहीं चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वह कहां चला गया। ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयरकेस खुलने की वजह से यह बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रेनो के बीच में ही कहीं पर छलांग लगा दी थी। एफबीआई ने जहाज पर सबूत तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको कूपर की एक टाई
सिगरेट बड्स और 2 में से एक पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। इसके अलावा किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका एक स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि कूपर की तलाशी सिएटल और रेनो के बीच में तलाश किया जाता, एफबीआई को यह जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। यह जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट मोड पर था। जिस रास्ते पर जहाज फ्लाई कर रहा था वह सब रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो रहा था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही पता था, साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस रात को 8:10 पर खुला था। इन सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। 45 स्क्वायर फीट किलोमीटर का एरिया घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एक एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन डैन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला और ना ही कोई पैसे। इस इलाके में, इस पूरे एरिया में इतनी सर्दी थी कि सबको यही लग रहा था कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह एफबीआई के दिमाग में भी नहीं था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एफबीआई ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और 2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में साझा किए गए। डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का ऐलान भी किया गया और एफबीआई ने दिमाग लगाया कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वह पैसे कहीं ना कहीं खर्च जरूर करेगा। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा देखने को नहीं मिला। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाक़या हुआ। साउथ वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था, तभी अचानक खेलते खेलते उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। नोटों की गड्डियों का टोटल $5,800 हो रहा था। बच्चे के पेरेंट्स यह पैसे लेकर एफबीआई के पास जा पहुँचे और खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। हाईजैक केस में 9 सालों के बाद यह पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सुलझाने के इस वाक़ये ने केस को उलझाकर रख दिया, क्योंकि यह पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले यह समझा गया कि ड्रॉप करते समय ये पैसे लुइस रिवर में डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहाँ से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे। लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी यह पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकते। एफबीआई के लिए यह मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। न सिर्फ इतना, बल्कि टीना बार बीच जहां से यह पैसे बरामद हुए थे, यहाँ 1974 यानी कि 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इसी रेत के अंदर पाए गए थे। इन्फॉर्मेशन से तो यह जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बीच पर आकर यह पैसे दबा दिए थे। इस केस को लेकर एफबीआई ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन एफबीआई को कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कई थ्योरी यह भी कहती हैं कि
कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वह अपने साथ लेकर गया था वह एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज़्यादा मुश्किल था जो वह प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 मिलने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। सबूत के तौर पर FBI के पास डैन कूपर का एक स्केच, एक हवाई यात्रा का टिकट जिस पर उसका नाम लिखा था और एक टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडी था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की सारी डिटेल मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। FBI आज भी इस उम्मीद में है कि शायद किसी दिन कोई न कोई आकर जरूर इस केस के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन ये राज आज तक राज ही बना हुआ है कि डैन कूपर नाम का यह शख्स कहाँ से आया था, कौन था, कहाँ रहता था और आखिरकार कहाँ चला गया। यह सब या तो भगवान जानता है या डैन कूपर खुद। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह रहस्यमयी किस्सा आपको कैसा लगा। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी लाल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको पहले पता लग जाए। तो इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम और आपसे मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो के साथ।